विनीता, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। ये ठीक है कि ग्लोबल क्राइसिस है और उसका एक रीजन रशिया यूक्रेन वॉर भी है, क्योंकि रशिया दुनिया के तीन बड़े जो गेहूं प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से एक है, इंडिया और चाइना के साथ। सवाल ये है कि इस वक्त क्या गेहूं का क्राइसिस है या नहीं है, या गेहूं का बैन करने से क्या या एहतियातन कोई कदम उठाया गया है। ये ठीक है कि हमारे यहाँ एफसीआई के गोदामों में स्टॉक्स रहते हैं, सड़ने की खबरें भी आती हैं, फूलने की खबरें भी आती हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 6 महीने में साल भर में हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, या एक्सपोर्ट की दर क्या थी, या कितना हमने गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया है। अभी कह रहे थे कि साहब दुनिया भर में चावल की खपत कम है या गेहूं ज्यादा खाया जाता है, ये भी मतलब बहुत सारे मसले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से एक बड़ा टेक्निकल इशू है। इंडिया में फूड क्राइसिस है, मतलब ये आप मान के चलिए कि कितना ही एफसीआई के गोडाउन वगैरह में कुछ जो पॉपुलेशन, और खास तौर पे जो हमारा एक जो फूड गारंटी प्रोग्राम, अगर हम उसे जारी रखना है और लोगों को राशन के जो सो कॉल्ड पैकेट्स हैं वो अगर हमें प्रोवाइड कराने हैं, तो फिर हमें गेहूं इस वक्त बैन करना या एक्सपोर्ट को रोकना हमारी जरूरत है, मतलब मजबूरी है। उसमें उसमें कोई मतलब ही नहीं है कि अगर हम उसे ना। दूसरी चीज ये है कि जो खाद्य चीजों के जो दाम बढ़ रहे हैं या लगातार दाम बढ़ रहे हैं, वो ग्लोबल फिनोमेनन है। ग्लोबल कुछ इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि जो बिजनेस हमारे जो कंसिडरेशंस हैं, और बिजनेस के साथ जो पॉलिटिकल बिजनेस कंसिडरेशन है, उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक चीज देख रहे हैं। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अगर आप एक अचानक नजर दौड़ाएं या अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करें, तो आप पाएंगे जो दालों का इस वक्त इंडिया में जो प्रोडक्शन है, उतना ही लगभग इंपोर्ट हम मोजाम्बिक और मेडागास्कर जैसे मुल्कों से कर रहे हैं। और उसका रीजन ये नहीं है कि वहां पे अचानक वहां पे दाल पैदा होनी शुरू हो गई, या दाल कोई बहुत बड़ा कोई वहां पे प्रोडक्शन पहले से हो रहा था। उसका एक रीजन ये है कि अगर आप पता करेंगे तो मोजाम्बिक में या मेडागास्कर में, अफ्रीकन नेशंस में, जो हमारे यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं, टाटाज हैं, अडानी हैं, अंबानीज हैं, उनके उन्होंने भी रिसेंटली वहां पर बड़े बड़े फॉर्म लीज पर लिए पिछले 3-4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर। वियतनाम से हम चावल इंपोर्ट कर रहे हैं, और मजे की बात है, वियतनाम से चावल इंपोर्ट करते हैं और उसे फिर हम दुबई को एक्सपोर्ट करते हैं। दुबई में एक बहुत बड़ा एक जो वेयर हाउस है, दुनिया का सबसे बड़ा जो फूड वेयर हाउस है, वो दुबई में, दुबई के पास में एक बन रहा है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसमें इंडिया के 2-3 बिजनेसमैन उसमें पार्टनर हैं। और ये जब इन सब चीजों को हम दरकिनार नहीं कर सकते, इन फैसलों में कि कब एक्सपोर्ट करना है कब इंपोर्ट करना है। आप अगर इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की लिस्ट अगर आप इंडिया की अगर आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे, तो पाएंगे कि एक जैसे मान लीजिए गुजरात के एक एक्सपोर्टर हैं, वो पहले प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो वही आदमी इम्पोर्ट भी करता है। तो आर्टिफिशियल जो थिंग्स हैं, और जो ये अभी रिसेंटली जो लोगों ने कंसर्न अभी जताए थे अपने, जब ये फूड बिल और ये जब ये कृषि बिलों पे जो सारा एतराज चल रहे थे, उनमें 2-3 एतराज ये भी थे कि भाई एक लिमिट, या जब 3/7 हट जाएगी, या एक कितना भी कोई स्टॉक कर सकता है, स्टॉक लिमिट अगर हट जाएगी, तो उसके बाद में क्या लोगों पे इम्पैक्ट उसका होगा। आम आदमी इन सब चीजों को आसानी से समझता नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास 3 या 4 साल का स्टॉक अभी हमारे पास गेहूं का है, और गेहूं अभी हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन भी है। और ये भी हम बता रहे हैं कि भाई हमने एक्सपोर्ट हमने रोक दिया, उसके बावजूद अगर आप अभी मार्केट में अगर आप जाके गेहूं का दाम देखेंगे, तो जो गेहूं अभी 17, 18, 19 रुपए किलो था, वो भी तकरीबन 25 से 30 के बीच में अब अलग अलग कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो पहुंच चुका है, और वो अभी बढ़ेगा। और मेरा अनुमान ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, या जो सप्लाई चेन्स की जो अभी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, या अभी जो चीजें चल रही हैं, पेट्रोलियम के दाम अगर इसी दर से बढ़ते रहे, और ये मान के चलिए कि लोगों पे महंगाई की दर जो वर्तमान दर है, अगर ये दर कायम रहती है, तो इस साल सितंबर के आखिर तक गेहूं का दाम इंडिया में 70 से 75 रुपए किलो होना चाहिए। मतलब, और ये अवश्यम भी है, मतलब इसे कोई रोक नहीं सकता जो अब हालात। और अब रोकने को हालांकि सरकार चाहे तो 2 मिनट में उसे खत्म भी कर सकती है, लेकिन ये होने वाला नहीं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उनके पीछे कौन है, किस तरह के बिजनेस स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, किस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का जो एक दौर चल रहा है। और जिस तरह से जो इंडस्ट्रियल जो हाउसेज हैं वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं,
तो उसमें मुझे नहीं लगता कि दाल के दाम 200 से 250 रुपए प्रति किलो से कम आने वाले होंगे, या अभी आने वाले दिनों में रिफाइंड ऑयल का जो है दाम है वो कुछ घटने वाले होंगे, या दालों के दाम। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके पास है, जो दालों का इंपोर्ट है वो कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, चावल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस किसके हाथ में है, गेहूं के जो मेजर एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं वो कौन है, जब तक आप उनकी जो वो मॉडस ऑपरेंडी को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस वर्तमान जो फूड क्राइसिस है उसे समझना तकरीबन नाकाम रहेंगे आप उसमें, और नहीं समझ पाएंगे। मतलब ये बहुत टेक्निकल इशू है, और आप ये समझें कि आधा घंटे 1 घंटे के डिबेट में या कोई इस तरीके से सरकार के फैसलों की तारीफ करके या उसकी उसकी बुराई करके या आलोचना करके इन मसलों को सुलझाया जा सकता है। तो ये मतलब बहुत ही बचकानी बात है कि कोई कहते कि भाई बड़ा अच्छा फैसला ले लिया, कोई कहते हुए फैसला तो सबको मालूम है किस लिए कितना अच्छा फैसला है, किस लिए लिया गया, कब लिया गया, उसकी टाइमिंग सबको पता होती है कि कब एक्सपोर्ट करना है, कब इंपोर्ट करना है और क्या स्टॉक्स का। अगर अगर ये बहुत अच्छा फैसला है तो ये फैसला अगर आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट की वजह से अगर गेहूं के दाम बढ़ रहे थे या आटे के दाम बढ़ रहे थे तो ये 3 महीने पहले लिया जाना चाहिए था, जब दाम बढ़ने शुरू हुए। अब दाम ऑलमोस्ट डबल पहुंचने वाले हैं, तो अब आप ये फैसला ले रहे हैं और उसके बाद में भी आप लिख के रख लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगले 6 महीने में आटे के, गेहूं के, दाल के, चावल के और दलहन के या रिफाइंड ऑयल के दाम घटने वाले नहीं। और इसमें मतलब यूक्रेन का जो एक क्राइसिस है उसका एक आड़ ले सकते हैं हम, उसका एक रीजन, वो एक रीजन है, मैं उसका से इनकार नहीं करता कि वो एक रीजन नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा रीजन नहीं है क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और हमारा जो प्रोडक्शन और जो जो हमारे जो कंजम्पशन है, अगर उसका डेटा अगर हम देखें तो उसके हिसाब से वो मतलब एक नेग्लिजिबल इशू। हाँ, एक बड़ा इशू ये है कि पिछले 2 साल में जो कोविड का जो काल रहा उसमें सप्लाई चेन जो है उसमें वो चोक हुई, और जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह, अमेरिका से इंडिया या वियतनाम से इंडिया वाया दुबई, या मान लीजिए मेडागास्कर से हिंदुस्तान लाना, तो जाहिर सी बात है जब महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, उसका भंडारण की कीमतें बढ़ रही हैं, तो तेल के दाम और जो तेल का जो कंजम्पशन है या तेल की जो हम लगातार जो कीमतों को काबू में रखने में नाकाम रहे, या एक स्पेसिफिक पर्पज से हम उसे लगातार बढ़ा रहे हैं, या सरकार मान सकती है कि हम उससे कमाई कर रहे हैं या हमारी जीएसटी की आमदनी बढ़, कुछ भी कहते रहे, लेकिन अल्टीमेटली हो ये रहा है कि उसका इम्पैक्ट सभी लोगों को घूम फिर के पूरी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, पूरा फूड के सिस्टम पे पड़ रहा है, पूरा पूरा फूड चेन सप्लाईज पे पड़ रहा है। और अल्टीमेटली जो उसका जो प्राइस है वो जो पे कर रहा है वो ना सरकार पे कर रही है, ना ना उसे अपर मिडिल क्लास पे कर रहा है या ना अपर क्लास पे कर रहा है, वो आखिर में उन्हीं लोगों पे जाके पड़ना है जो राशन के फ्री झूले, या अल्टीमेटली या जो वो सोच रहे हैं कि हम सस्ते में या सरकार हमारी बड़ी केयर कर रही है, तो आखिर में उसी गरीब तबके को या जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है तो उसे इन सब चीजों के दाम चुकाने ही होंगे। और कोई भी इसे ये सोचे कि मैं इसे परवर्ट कर जाऊंगा या इसे मैं सबवर्ट करके निकल जाऊंगा कहीं, तो वो बहुत मतलब इट्स अ टफेस्ट टास्क, अब ये होने वाला नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।